मित्रों, जैसा कि हम ज्योग्राफी में जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, उसमें मैंने मानसून तक कंप्लीट कर लिया था। तो मानसून आपने समझा होगा पहले ही। तो उसमें मैंने बताया था कि मानसून जो होता है एक्चुअली में आप देखते हो कि जब पृथ्वी परिक्रमण गति करती है, राइट, परिक्रमण गति करती है, तो परिक्रमण गति में सूर्य जो है उत्तरायण एवं दक्षिणायन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ओके, जो व्यापारिक पवनें होती हैं, भारतीय दिशा में हम बात कर रहे हैं, केवल भारत की स्थिति को देख के हम बात कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति में अगर हम बात करें तो वो व्यापारिक जो पवनें होती हैं वही एक प्रकार से मानसून की पवन मानसूनी पवनों का रूप धारण कर लेती, क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच में कौन सी पवनें चलती हैं, तो वो चलती हैं व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें आप देखोगे तो हर जगह वो मानसून पवनें नहीं होती हैं, ठीक, हर जगह वो मानसून पवनें नहीं होती हैं। एक्चुअली में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि व्यापारिक पवन मानसून पवन है, ओके, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, राइट। ये जरूर कह सकते हैं कि मानसून पवन जो है वो एक्चुअली में देखा जाए व्यापारिक पवन ही है, समझ रहे हो। व्यापारिक पवन मानसून पवन है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि मानसून पवन व्यापारिक पवन एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। मानसून पवन व्यापारिक पवन नहीं है, एक्चुअली में जो व्यापारिक पवनें हैं वो मानसून में आ जाती हैं, ठीक है, सॉरी, जो मानसून है वो व्यापारिक पवनों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो व्यापारिक पवनें आप देखोगे तो कुछ मात्रा में भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत में आप देखोगे तो भारत में जो व्यापारिक पवनें जो चलती हैं, राइट, व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो यही व्यापारिक पवनें हैं वो मानसून का प्रतिरूप धारण कर लेती हैं, तो वही कहलाती हैं मानसूनी पवनें, ठीक है। तो जितनी भी मानसूनी पवनें हैं भारत में आती हैं वो सभी व्यापारिक पवनें हैं, लेकिन क्या सभी व्यापारिक पवनें मानसून है, क्या नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि व्यापारिक पवने को जो डायग्राम बनेगा वो बड़ा बनेगा, व्यापारिक पवने, ठीक है। और जो मानसून पवन है जो भारत के केवल हम कर्क और मकर रेखा पे ये बना रहे हैं, ठीक है, कर्क व मकर रेखा पर, कर्क व मकर रेखा के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो कर्क और मकर रेखा पे जितनी भी अगर जहाँ जहाँ मानसून बनेगा, राइट, जहाँ जहाँ मानसून बनेगा, जैसे आप जानते हो, एक मिनट, जैसे आप जानते हो ये आपका मैप है, तो मैप में आप जानते हो ये जैसे भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पे आप जानते हो ये कर्क है, ये जैसे मकर है, तो आप जानते हो इधर आपकी मैक्सिको की खाड़ी पड़ जाएगी, राइट, इधर आपको मैक्सिको जैसा क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा, इधर क्षेत्र में ऊपर वाला में, ठीक है, इधर वाले में ये क्षेत्र जो है मैक्सिको का मिलेगा। तो इसके बाद आप जानते हो यहाँ भारत भी मिलेगा, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जहाँ जहाँ इसको जल मिलेगा, यही जो व्यापारिक पवन है ये देखो जा रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं, तो अब देखो यहाँ इसको जल मिला तो यहाँ मैक्सिको वाले में बरसात की, तो यहाँ पर यही व्यापारिक पवन है मानसून पवन बन गई। यहाँ पर देखो व्यापारिक पवन चल रही है, यही मानसून पवन बन गई। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जितनी भी मानसून पवनें होती हैं, जितनी भी मानसून पवनें जो कर्क और मकर रेखा के बीच में चल रही हैं, राइट, जो कर्क और मकर रेखा पे जितना भी मानसून आ रहा है वो सभी मानसून की जो पवनें होती हैं वो सभी व्यापारिक पवनें हैं, राइट, वो सभी व्यापारिक पवनें हैं। लेकिन क्या सभी व्यापारिक पवनें मानसून है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे इस क्षेत्र विशेष में जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कभी भी मानसून नहीं आता है, राइट, अफ्रीका महाद्वीप में आप देखना ये इधर कभी मानसून नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो ना कि इधर मानसून आपको आता है लेकिन नॉर्मली रहता है, वो ज़्यादा नहीं रहता है जैसे भारत है इधर है, क्योंकि इधर आप देखते हो जो व्यापारिक पवनें हैं तो एक्चुअली में इस प्रकार से मुड़ती हैं तो ये ऊपर चली जाती हैं, वो नीचे इधर अस्थायी पवनें चलती हैं तो इनका टकराव रहता है। तो इस स्थिति में इधर मानसून जैसी स्थिति कम बहुत मिलती है, राइट, कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। तो क्या वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानसून आता है, क्या वो मानसून पवन है, क्या नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप जानते हो कि जितनी भी मानसून पवनें हैं वे सभी व्यापारिक पवनें हैं, लेकिन सभी व्यापारिक पवनें मानसून पवनें नहीं होती हैं। ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। तो मानसून पवन को हम छोटे डायग्राम बनाएंगे जबकि व्यापारिक पवनें बड़े डायग्राम बनाएंगे, राइट। चलो, तो इस प्रकार से आप मानसून को समझ सकते। वर्षा की बात कर रहे थे, तो वर्षा आप जानते हो कि पता होना चाहिए कि जैसे बादल जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, कपासी बादल हैं, मेघ बादल हैं, निचले बादल हैं, सफ़ेद बादल हैं, ये जो बादल होते हैं अगर आप देखोगे तो इनकी कंडीशन है वो बरसात के आधार पर उनकी भिन्न भिन्न होती है, ओके, वर्षा के आधार पर उनकी कंडीशन जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप के होते हैं, अस्थायी प्रकृति के होते हैं,
कुछ बादल ऐसे भी होते हैं जो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी कि वो एक लिमिट तक रहते हैं, बरसात करते हैं, ये बरसात करते हैं, बरसात करने के बाद उनका समापन खत्म हो जाता है। कुछ स्थायी प्रकृति के होते हैं जो लंबे समय तक ऊपर अंतरिक्ष में, उससे हम कह सकते हैं ऊपर जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें बने रहते हैं। ओके, कुछ बादल ऐसे हैं जो ऊपर और चले जाते हैं, समताप की तरफ चले जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो उन बादलों को आप देखोगे तो वहाँ पर जो हीट, जो जेट जेट चलती है, जेट प्रवाह चलता है उसके ऊपर, तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो बादल आपको मिलेंगे तो वो स्थायी प्रकृति के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ समताप मंडल है। तो वहाँ पर जो पवनें होती हैं वो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं, राइट। वो समताप है, बिल्कुल समान ताप है, बिल्कुल समताप होता है, तो वहाँ पर पवनें नहीं चलती हैं। तो इस प्रकार से आप देखा हो तो सबसे ऊपर बादल मिलेंगे जो सफ़ेदी बादल होते हैं, बिल्कुल छाए, मतलब बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, स्थायी स्थायी प्रकृति के, तो वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो बने से रहते हैं, राइट। उनकी आकृति हैं बनी सी रहती हैं, राइट। लेकिन एक बात याद रखना, वही बादल आप देखोगे जब मौसम परिवर्तन आता है तो वही बादल जो होते हैं उसमें देखोगे सर्दियों में तो ओलावृष्टि आपने सुना हो, तो वही बादल आप देखते हो कि ओलावृष्टि का रूप प्रतिरूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी आती है तो उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है, वही वायु टेम्परेचर होता है, तो वो हो जाता है लो। और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है तो जो स्थायी प्रकृति के जो बादल आपको देखने को मिलेंगे वही क्या करने लगते हैं, ओलावृष्टि करने लगते हैं। तो ये याद रखना कि लेकिन सभी बादल नहीं करते हैं, ये याद रखना, माइंड में ये भी कॉन्सेप्ट कर लेना कि जितने भी स्थायी प्रकृति हैं सभी ओलावृष्टि नहीं करते। कुछ बादल होते हैं जो ओलावृष्टि कर देते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। और जबकि आप देखोगे कपासी बादल है, मेघ बादल है, मेघ बादल तो आप जानते हो कि इतना ज़्यादा बारिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, जो समय समय पे बन गए और ख़त्म हो गए, बारिश करके चले गए, ठीक। कपासी बादल आपने देखे हो, एकदम उठते हैं धुआंधार, एकदम नीचे से उठते हैं बहुत तेज, और ऐसे बहुत काला काला डिजाइन बना लेते हैं ऊपर, आपने देखे हो बहुत तरीके की डिजाइनें बनाते हैं, काले काले बादल कपासी बादल हैं, होते हैं, ठीक है। तो मेघ बादल के बाद ऊपर आता है कपासी, फिर एक सफ़ेद बादल और होते हैं, वो सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन आपने देखे मेघ बादल में भी आप भूरे बादल मिल जाते हैं, लेकिन वो भूरे बादल कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें आप देखोगे जो जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से वो सफ़ेदी कलर में होते हैं। जबकि कपासी बादल जो होते हैं उसमें भी जल मिलता है, लेकिन वो आप देखोगे ना तो वो डिपेंड करता है वहाँ की उसकी आर्द्रता पर, राइट। लेकिन आप हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि काले बादल हैं तो आपने देखा हो कि काले बादल जो हैं वो कैसे बन जाते हैं, तो वो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे उत्सर्जित होती है, तो इनकी वजह से भी ये बादलों की आकृति है बनती रहती है, राइट। तो ऊपर आपने देखे हों जो कपासी प्रकार के जो बादल होते हैं, ठीक है, जो काले नुमा बादल आपने देखे हों, तो वो बादल आपको हमेशा याद रखना उसमें जो मात्रा रहेगी वो काले काले हैं। तो आप जो भी चिमनियाँ होती है इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उत्सर्जित होता रहता है। तो ये बादल जो होते हैं ज़्यादा ऊंचे पे नहीं होते, नीचे ही होते हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, बिल्कुल वो नीचे ही होते हैं। तो यहीं पे आप देखोगे काले काले से जम जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मानवीय क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ की वजह से भी बादलों का जो प्रतिरूपण है, उनका जो कलर होता है, ठीक है, वो भी बदल जाता है। तो इससे आप जानते हो कि जो जल है, ठीक है, जल है, तो आप जानते हो कि जल जो है वो धारण करने की क्षमता उनमें आ जाती है, क्योंकि गर्मी हो जाती है तो फिर वो जल धारण करते रहते हैं नीचे से। लेकिन आप देखना हमेशा काले बादल जो होते हैं जब वैसे बारिश करते नहीं है वैसे, ठीक है, बादल जब बारिश करते हैं तो बहुत ही तेज बारिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो भी बारिश कर देते हैं, क्योंकि आर्द्रता धारण करने की उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा उनकी भी होती है, लेकिन मेघ बादलों की ज़्यादा होती है, ये याद रखना। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो बरसात में इन बादलों के आधार पर होती है। तो आप जानते हो ये वर्षा जो है ये भी 3 प्रकार की आपको मिलेगी, जिसमें आपने पढ़ा हो संवहनी वर्षा, ठीक है। तो संवहनी वर्षा क्या होती है इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। तो आप जानते हो संवहनी वर्षा आपने देखा हो, संवहनी वर्षा का मतलब यही है कि जो वायु आर्द्रता धारण करती है और जो आर्द्रता धारण करके जो बारिश करती है वही संवहनीय बारिश बोली जाती है, राइट। मतलब नॉर्मल चीज़ों में देखा हो, नॉर्मल जैसे आप किसी क्षेत्र विशेष में देख लो, जो बारिश होती है, राइट, जो बारिश होती है, तो यही बारिश आप जानते हो ना, ये जो बारिश है वो एक संवहनीय वर्षा है, राइट। क्योंकि आप जानते हो संवहनीय वर्षा देखा हो कि इधर से भी चलेगी, झोंके आएंगे, इधर से भी आएंगे झोंके, ऐसे इधर से झोंके आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वर्षा है, वर्षा जो है उसका एक अपना जो निश्चित प्रभाव होता है, राइट, वो एक क्लियरिटी नहीं देखने को मिलती है, उसमें भी निरंतर इधर से उधर संवहन होता रहता है।
ठीक, वायु का संवहन की वजह से ये वर्षा जो है उसका एक रिमझिम तरीके की भी वर्षा मिल जाएगी। उसी में आप जानते हैं हवाओं के माध्यम से वर्षा होती है। तो ये जो बारिश बोली जाती है इसको संवहनीय वर्षा कहते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो जो पर्वतीय वर्षा होती है, तो ऐसी वर्षा होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जो वायु ऊपर चढ़ती है और चढ़ने के बाद वो संतृप्त धारण कर लेती है, यानी संतृप्तता या उसकी सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100% हो जाती है, या वो जिस उच्चांक पर उसकी संतृप्तता हो गई है तो फिर वो बारिश करती है ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ऐसी बारिश जो बोली जाती है वो पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा आपको समझ में आना चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे हिमालयन क्षेत्र में देख लो, राइट, हिमालयन क्षेत्र में अरावली क्षेत्र में वर्षा होती है, या पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो वर्षा होती है, इनमें अगर आप देखोगे, या जो पश्चिमी घाट है वहाँ भी वर्षा होती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जब वायु ऊपर चढ़ती है, और वायु चढ़ने के बाद आप जानते हो कि वो ऊपर चढ़ती है, तो जिस अगर ऊंचाई ज़्यादा है पर्वत की, ठीक है, जैसे ऊंचाई ज़्यादा है पर्वत की, तो वो वर्षा जो है वो अपने तटीय क्षेत्रों में उसके जस्ट लगा लगा जो दलदली क्षेत्र होता है, तटीय वाला क्षेत्र होता है, उसी में ही ये बारिश करती है। ओके, इसी में ही बहुत ज़्यादा बारिश करती है, क्योंकि वायु ऊपर नहीं चढ़ पाती है, तो वो नीचे ही चोटियों से नीचे ही उसकी जो संतृप्तता है वो कंप्लीट हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें बारिश कर देती है। अब बात ये आती है कि चक्रवर्ती जो चक्रवात से होने वाली जो वर्षा कौन सी होती है, तो चक्रवातों के माध्यम से भी आपने देखा हो बारिश हो जाती है, राइट। क्योंकि चक्रवात जो होते हैं आपने देखा हो उनके बीच में लो प्रेशर है और आसपास उसका हाई प्रेशर रहता है, ठीक, बीच में लो प्रेशर रहता है और आसपास उसका हाई प्रेशर रहता है। जो हाई प्रेशर की जो वायु होती है वो आपने देखी हो आर्द्रता धारण की रहती है, राइट। अब वो मतलब अब चारों तरफ से वायु आ रही है तो टकरा रही है, तो बीच वाला लो प्रेशर बना रहता है, तो आसपास का जो हाई प्रेशर है इससे आप जानते हो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, राइट। इससे जो आप जानते हो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद आप जानते हो क्या होता है कि यही जो लो प्रेशर रहता है, राइट, लो प्रेशर रहता है, तो लो प्रेशर की ओर जो हाई प्रेशर वाली पवन होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है उसको, मतलब अपनी संकुचित करती है। तो संकुचित करने की दिशा में आप जानते हो जो बीच वाला जो उसका आंख बोला जाता है वो एक्चुअली में गर्म जरूर रहता है, राइट, वो गर्म जरूर रहता है। जैसे ही वो निकला, जैसे ही वो क्षेत्र निकलते हैं तो पीछे से आपने देखा हो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, पीछे से ही पानी चला आता है और बरसात करता है। तो इसका कारण क्या है कि जहाँ पर लो प्रेशर था, जहाँ पे लो प्रेशर था वो आगे चला गया और तुरंत पीछे से हाई प्रेशर आया। वो हाई प्रेशर में आप समझना कि वहाँ आर्द्रता धारण की होती पवन मिलेगी, तो फिर वो ज़्यादा देखा है तो बारिश हो जाती है। तो ऐसी बारिश बोली जाती है आपकी चक्रवाती बारिश, चक्रवाती वर्षा। ये कुछ वर्षा हैं, इनको आपको समझ में आना चाहिए। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ये आप लिख लो, ठीक है, ये आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये भी निर्धारित करते हैं, ये भी क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इसके बाद ओस क्या होती है इसको थोड़ा समझ लो। ओस है, या इसे हम बोलते हैं कोहरा, ठीक, कोहरा और कुहासा, ठीक है, इनको थोड़ा समझो। देखो क्या होता है, ये डिपेंड जो करता है ना, जैसे ओस हुई, कोहरा है, कुहासा है, ये एक्चुअली में देखा हो तो एक्चुअली में देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सर्दियों में आप जानते हो कि किस कंडीशन में आपको मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप जानते हो ये पृथ्वी है, राइट, और पृथ्वी में आप जानते हो जैसे अप्रैल, यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर आप जानते हो इधर आ जाओ सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक आ जाते हो। अब जब देखोगे आप, सुनना ध्यान से, सितंबर के बाद सूरज यहाँ अक्टूबर पे यहाँ आता है, जैसे ही अक्टूबर पे यहाँ आता है तो इसका जो प्रकाश है इधर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ही लो होने लगता है, राइट, टेम्परेचर लो होने लगता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो आप जानते हो कि जब सितंबर आता है 10 से 14 सितंबर, तो ये जो पवनें इधर होती हैं, लौटता हुआ मानसून वापस आता है, राइट। और लौटता हुआ मानसून जब वापस आता है तो वापस क्यों आता है, क्योंकि उधर हाई प्रेशर थोड़ा थोड़ा बनने लगता है। और 10 से 14 के बीच में, इससे पहले आप जानते हो वहाँ बादल जो होता है, जब तक सूर्य यहाँ रहता है, राइट, यहाँ पे रहता है, सितंबर से ऊपर आप देखोगे, यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे ही सितंबर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर कुछ समय के लिए बादल थम से जाते हैं, रुक जाते हैं, राइट। अब वो बादल रुक गए, अब जैसे इधर प्रवेश करता है सूर्य दक्षिणायन में, और जैसे ही प्रवेश करता है तो इधर वाला जो मौसम होता है, ऊपर जो बादल होते हैं, पवनें होती हैं,
तो एक्चुअली में आपने देखा हो कुछ पवनें ऐसी भी होती हैं जो ऊपर चली जाती हैं, ठीक, ऊपर चली जाती हैं, तो एक्चुअली में देखा जाए तो वो आर्द्रता उनको नहीं मिल पाती है, आर्द्रता उनको नहीं मिल पाती, तो वो रुकी रहती हैं। अब रुकी रहती क्या होता है कि जब मौसम इधर आता है, सॉरी इधर जब सूर्य आता है, तो यही वायु जो ऊपर वाली जो बादल होते हैं, ऊपर वाले आपने देखे हो, तो यही क्या हो जाए हैं, थोड़े थोड़े ठंडे होने लगते हैं, ठीक, और ठंडे होने लगते हैं तो उनमें जो आर्द्रता होती है इतनी नहीं होती है कि वो वर्षा कर दें, राइट, इतनी नहीं होती है कि वो वर्षा कर दें, तो वो आप जानते हो छिद्रनुमा थोड़े थोड़े बूंद की गिरते हैं। तो वो कैसा होता है कि जब स्टार्टिंग में आपने देखा हो, स्टार्टिंग में जब प्रारंभ लगता है जैसे अक्टूबर में, तो कभी हमेशा याद रखना अक्टूबर में अगर आप देखना तो अक्टूबर में देखा हो तो आपको ओस गिरती है, सुबह सुबह आपने देखना ओस पड़ने लगी, कहते हो कि ओस पड़ने लगी, लेकिन आपने देखा हो कि वो ओस जो होती है देखिए वो तो एकदम व्हाइट कलर में होती है, बिल्कुल छिद्र, बिल्कुल जो उसके जलगेड़ू होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म करके होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म के। तो एक्चुअली में क्या है कि जो भी वहाँ पे ऊपर जो बादल हैं, राइट, जो बादल हैं आपको दिख रहे हैं, वो एक्चुअली में देखा जाए तो उसमें जो आर्द्रता है वो जल धारण नहीं की है, राइट, वो जल धारण नहीं की एक्चुअली में। वो बादल जो हैं, वो बादल हैं वो सूर्य की जो प्रकाश है वो वहाँ नहीं पहुँचने की वजह से वो ठंडे हो गए हैं, तो ऑलरेडी उसमें आर्द्रता थी, लेकिन आप जानते हो वो बारिश उस समय नहीं कर पाई थी टेम्परेचर अधिक होने की वजह से। लेकिन आप जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो वही जो बादल होते हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म थोड़ी थोड़ी पानी बरसाते लगते हैं, थोड़े थोड़ा बूंद गिराने लगते हैं, वही कहलाती है ओस, ठीक, ओस या कोहरा। कोहरा आप जानते हो, थोड़ा कोहरा और उसमें कोई बेसिक अंतर नहीं है। कोहरा ये है कि ओस जो होती है एक्चुअली में आपको देखा हो तो ओस एक्चुअली में नॉर्मली देखा हो तो बहुत कम आप देखा हो तो लंबे समय तक आप देख सकते हो, ठीक, लंबे समय तक आप देख सकते हो, ठीक है। जबकि आप एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लो कि ओस में आप लंबे समय तक दूर तक देख सकते हो, ओस जैसे कर रही है वो देख सकते हो, लेकिन कोहरा जब होता है ना, कोहरा, तो कोहरा में आप वो ज़्यादा 200 मीटर या आप 100 मीटर है इस स्थिति में देख सकते हो। कोहरा जो होता है एक्चुअली में जब पड़ता है तो कोहरा हमेशा याद रखना, कोहरा आपको अक्टूबर में नहीं मिलता है, कोहरा मिलेगा नवंबर दिसंबर जनवरी साइड में आता है कोहरा, ठीक है। तो कोहरा जब उस समय क्यों पड़ता है उसका कारण क्या है कि जो ये इधर आप ये वाला अगर आप देखोगे सूर्य, तो ये जैसे अक्टूबर से नवंबर की दिशा में आता है, तो आप जानते हो जो बादलों के पास अपने पास और उनकी एनर्जी रहती, सॉरी, और उनकी जो आर्द्रता रहती है वो और ठंडी होने लगती है, राइट, जैसी और ठंडी होने लगती है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि और अपने पास से जल छोड़ने लगते हैं, ठीक, और जल छोड़ने लगते हैं, उनके अंदर क्षमता जो होती है धारण करने की वो इतनी नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि ठंडी हो गए हैं तो वजन हो जाता है, तो इस वजह से वही जो है थोड़ा और पानी गिराने लगते हैं, तो वही एक्चुअली देखा जाए तो वो कोहरा कहलाता है। कोहरा में हमेशा याद रखना 100 से 200 मीटर तक ही आप देख सकते हो। कुआसा की अगर बात की जाए तो कुआसा आप जानते हो कि 1000 किलो सॉरी सॉरी 1000 मीटर तक आप देख सकते हो, लेकिन कुआसा समझना, कुहासा जो है 1000 मीटर तक आप देख सकते हो, लेकिन कुहासा में आप जानते हो कि कोहरा आपको इतना नहीं मिलता है। क्यों? कुहासा एक्चुअली में देखा जाए तो कुहासा आपने देखा हो कि कुहासा और पाला इनमें थोड़ा अंतर आप समझ लो। वैसे हम पाला को पढ़ाएंगे, जैसे पाला होता है तो पाला आपने देखा हो कि सुबह सुबह जब आप जाते हो, कुहासा से पाला का संबंध है, ध्यान से सुनना। पाला आप जानते हो कि जैसे आप सुबह सुबह जाते हो तो सुबह सुबह आपने देखा हो कि पाला जम जाता है, ठीक, जो भी फसलें हैं उन पर पाला सा जमा रहता है। लेकिन आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना, वो पाला जो आप जमा जरूर है, लेकिन आप देखना कि जब आप सुबह सुबह जाते हो ना तो उस समय ना कोहरा मिलेगा ना कुआसा मिलेगा, उस ये कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन पाला मिलेगा, आपको पाला मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बर्फ के एक अणु होते हैं, बर्फ के जो कण होते हैं जो एक्चुअली में बन जाते हैं, वो बर्फ के जो कण होते हैं वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जैसे पाला आपको हमेशा याद रखना, पाला आपको अक्टूबर नवंबर में नहीं मिलता है, ये दिसंबर की दिसंबर जनवरी में आता है, ठीक है। तो यही फसलों पर जो जमता है उसे पाला। जबकि कुआसा अगर आप देखोगे ना तो कुआसा में कोई ज़्यादा वैसा अंतर नहीं होता है, बस अंतर एक चीज़ का यही है कि कुआसा देखा जाए तो एक प्रकार से ये प्रकाश की अवस्था बनी रहती है दिन में, दिन में आपने देखा हो सूर्य निकल आता है, ठीक है,
जिस दिन में सूर्य निकल आता है, सुबह सुबह से आप कुआसा सा देखो, आपने जमसा जाता है, वो भी जम जाता है, लेकिन आपने देखा हो कि दिन में आप दोपहर में देखना तो वो कुआसा बचता ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखा है आपने, दोपहर में कुआसा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कुआसा बोला जाता है जो सुबह सुबह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दिन में दोपहर में नहीं होता। लेकिन पाला आपने देखा हो, पाला आपको सूर्य भले ही निकला हो फिर भी पाला फसलों पे जमा रहता है। ठीक है, पाला फिर भी आपने देखा हो फसलों पे जमा रहता है। तो यही कंडीशन है, ये टेम्परेचर बेस्ड डिपेंड करता है कि वहाँ की जो टेम्परेचर जितना निम्न होता जाएगा तो वही ओस से कोहरा, कोहरा तो कुआसा, कुआसा से पाला, पाला से फिर आप जानते हो हिमपात, हिमपात से फिर ओलावृष्टि। समझ रहे हो? तो इनके एक नियम है। सबसे पहले जो आता है जैसे ओस है, इसके बाद आपका आ गया कोहरा है, कोहरा के बाद कुआसा, कुआसा के बाद आपको मिलेगा पाला, पाला के बाद आप आ जाओ हिमपात। ठीक है, हिमपात के बाद ओलावृष्टि। तो ये आप देखोगे तो ये इनका क्या है, क्रम है। राइट, ये इनका क्या है, क्रम है। तो ये जो है ना टेम्परेचर बेस्ड डिपेंड करता है, टेम्परेचर बेस्ड डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि ऊंचाई के आधार पर। राइट, ऊंचाई कैसी क्या है, तो अवस्थिति एवं आप जानते हो और टेम्परेचर, ये दो बेसिक इसके रीजन होते हैं कि ओस, कोहरा, कुआसा और पाला, हिमपात ये किस प्रकार से प्रभावित रहते हैं। तो इसकी जो हम कंपेयर करेंगे ना, तो ये किनसे कर सकते हैं, ये स्थितियों को प्रदर्शित करने में या इनके कारक को जिम्मेदार वाले जो होते हैं वो कौन है, आपके ऊंचाई के आधार पर भी है, दूसरा है टेम्परेचर के आधार पर। तो प्रेशर भी हम समाहित कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, तो यही बात आती है। तो ओस को आपको समझ में आना चाहिए। नॉर्मल में अक्टूबर में जो होती है वो ओस होती है, नवंबर में आपको देखना कोहरा सा बनता है, नवंबर दिसंबर में। और कुआसा जो है एक्चुअली में ये दूर तक आप देख सकते हो, लेकिन आप देखोगे दिन में ये कुआसा खत्म हो जाता है, जबकि आप देखोगे सुबह सुबह कुआसा भी आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। पाला जो होता है वो दिन में भी नहीं समाप्त होता है, याद रखना, पाला जो है वो दिन में भी समाप्त नहीं होता है, कहीं कहीं हो जाता है लेकिन हर जगह नहीं होता है पाला जो है। और सुबह सुबह आप देखा जाए तो फसलों पे जमा रहता है। और हिमपात आपको पता होना चाहिए, हिमपात आपको तो पर्वतों क्षेत्र पर मिलेगा जहाँ पे 0 डिग्री से माइनस टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पे जो आर्द्रता है या जो जल है वो एक प्रकार से टेम्परेचर ना होने की वजह से इतना टेम्परेचर लो हो जाता है कि वही जल है वो क्या बन जाता है, हिम। हिम का मतलब है एक बर्फ के टुकड़े ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो वही गिरने लगते हैं तो वो हिमपात कहलाता है। ये समझो। ओलावृष्टि एक चीज माइंड में सेट कर लो, ओलावृष्टि जो होती है एक्चुअली में देखा जाए तो ये आपने देखा हो कब आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी फरवरी या मार्च के समय में ओलावृष्टि होती है। फरवरी मार्च में क्यों होती है देखो, तो ये पता होना चाहिए। जैसे सूर्य यहाँ पे आता है दिसंबर के बाद, जनवरी है, फरवरी है, राइट, जनवरी है, फरवरी है, तो जनवरी और फरवरी में पुनः सूर्य उत्तरायण होने लगता है। ठीक, यहाँ नहीं भूमध्य रेखा भी नहीं आता है, लेकिन रहता दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन देखो यहाँ पे दिसंबर तो ये है, ठीक, दिसंबर ये, दिसंबर के बाद ये आओ आप जनवरी, ये आओ फरवरी। तो जैसे ही जनवरी फरवरी में यहाँ पे आते हो, जैसे ही जनवरी फरवरी में यहाँ पे आते हो तो क्या होता है, इधर वाले जो ऊपर आपको बादल मिलते हैं, जो ऊपर लंबे लंबे लॉन्ग डिस्टेंस पे ऊपर रहते हैं और वहीं पे हैं बादल बने रहते हैं। ठीक है, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आपने देखे हो कि बर्फ के नुमा टुकड़ा गिराते रहते हैं। बर्फ के नुमा में ये बात देखो, जिसमें मैंने बताया था ये पाला, ठीक, ये गिरता रहता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे ही इनमें टेम्परेचर में वृद्धि होती, जैसे ही टेम्परेचर में वृद्धि होती है किधर साइड में, इधर इस साइड में। लेकिन एक चीज आप याद रखना, ये आप याद रखना यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि ये ऊंचाई होती है इनकी बहुत ज्यादा। ठीक है, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा हो कि जो सूर्य होता है उनका इतना टेम्परेचर इधर नहीं जा पाता है। ठीक, जाता है लेकिन इतना नहीं जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बादल ऊपर वाले होते हैं तो उनका टेम्परेचर लो ही रहता है, लो ही रहता है। क्यों, इधर वाला जो है इतना हाई प्रेशर पर कम होने लगता है, ऊपर वाला टेम्परेचर लो प्रेशर में ही रहता है। तो इस स्थिति में क्या बनता है, ऊपर वाले जो अणु होते हैं जल के, तो देखा वो टेम्परेचर नेक नीचे जैसा रहता है और ऊपर रहेगा आपको क्या, ऊपर हाई प्रेशर ही रहता है, नीचे आपको नेक नेक लो प्रेशर होता है। तो ऊपर जब हाई प्रेशर है तो ऊपर से वही जो पर ऊपर जमे रहते हैं ना ऊपर से, तो वही गिरने लगते हैं। तो आपने देखा हो ऐसे ही में आपने कभी कभी देखा हो कि ओलावृष्टि जब होती है तो ओले ओले गिरते हैं, पानी गिरता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो है फरवरी मार्च में बनती है, वो इसी कारण बनती है कि नीचे आपको थोड़ा थोड़ा लो प्रेशर रहेगा, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर जो है वो हाई प्रेशर रहता है। राइट, ऊपर हाई प्रेशर रहता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो
क्योंकि ऊपर जाने पर आप जानते हो टेम्परेचर है लो और हाई प्रेशर है उसमें कमी रहती है, लेकिन आप जानते हो बादलों का ऊपर से हाई प्रेशर रहता है, ठीक। इस वजह से प्रेशर तो हाई रहेगा, लेकिन टेम्परेचर है वो तो निम्न हो जाता है। नीचे नीचे तो सही, मतलब नीचे तो ठीक ठाक आ भी जाएगा, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो वो नहीं पहुंचता है, नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो वही जो नीचे या लो प्रेशर होने की वजह से ऊपर से जो अणु रहते हैं जल के, वो फिर बर्फ की नुमा से गिरने लगते हैं, ठीक है। तो आपने देखा हो फरवरी मार्च में ये स्थितियां देखने को मिलती हैं ओलावृष्टि की, तो इतना समझ में आना चाहिए। उस समय ओलावृष्टि आपको इधर क्षेत्र में नहीं मिलेगी, इधर आपको मिल जाती। चलो, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां थी। एक चीज और समझ लो कि सबसे बड़ा अगर आप देखोगे जो काल होता है वो होता है शीतकाल का। सबसे बड़ा जो काल है शीतकाल का होता है। ग्रीष्म काल और वर्षा काल ये छोटे होते हैं। ग्रीष्म काल और वर्षा काल ये छोटे होते हैं। क्यों? इसका देखो कारण ये होता है, जैसे आप जानते हो कि ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, राइट। और आप जानते हो भूमध्य रेखा जैसे ही पार इधर होते हैं, जैसे ही आप इधर सूर्य जो है इस साइड में पार होता है इधर सितंबर से, और सितंबर जैसे ही पार होता है तो इधर क्या लग जाता है, हाई प्रेशर होने लगता है। और सितंबर हाई प्रेशर पर जैसे ही यहाँ पे जनवरी, सॉरी यहाँ जनवरी, आप देखोगे इस कंडीशन में, हाँ देखो सितंबर अक्टूबर, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ अक्टूबर है, ठीक। अक्टूबर में आप जानते हो जैसे ही सूर्य इधर आता है, जैसे ही सूर्य इधर आता है तो उस स्थिति में अक्टूबर में इधर जो है सर्दी चालू हो जाती है, राइट। तो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, ठीक, यहाँ तक सर्दी रहती है। लगभग में 5 मंथ है वो सर्दी रहती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओके। जबकि आप देखोगे ग्रीष्म काल में देखो फरवरी तक क्यों रहती है, देखो आप देखो अक्टूबर, अक्टूबर यहाँ अक्टूबर भी रहेगी यहाँ सर्दी, नवंबर में भी सर्दी आ जाती है, दिसंबर में भी रहेगी, राइट, जनवरी में भी रहेगी, फिर यहाँ तक आते हैं तो यहीं तक जितनी यहाँ तक सूर्य घूमता है, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, तब तक यहाँ पे आपको सर्दी रहेगी। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इतनी सर्दी ना रहे, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर रहता है, लेकिन सर्दी स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से। जबकि आप देखोगे जो बारिश से स्टार्टिंग होती है जल, वो आपकी जुलाई में मिलती है। देखो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, राइट। तो ये 3 या 3 या 3.5 मंथ जो होती है वो वर्षा काल रहता है, और गर्मी का जो रहता है वो रहता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये 4 मंथ गर्मी के रहते हैं, और शीतकाल सबसे 5 मंथ। तो 5, 4, 3, तो 5, 4, 9, 3, 12 ऐसे आप समझ सकते हो। तो वैसे ये नहीं है कि फिक्स 5 हों या फिक्स 4 हों, इनकी थोड़ा साढ़े, इसको 4.5 कर सकते हो, सॉरी इसे 5 कर सकते हो, इसे साढ़े ऐसे कर सकते हो, 3.5, या ऐसे भी 3.5 आप कह सकते हो। चलो, ऐसे आप समझ सकते हो इसे। तो ये कुछ निर्धारित करने वाले कारक थे, इनको आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो है प्रकाश पे भी डिपेंड हो जाता है कि प्रकाश जो है उसका परावर्तन कैसा है, ठीक, अपवर्तन कैसा है। तो प्रकाश का परावर्तन है, पर ऐसे परावर्तन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, प्रकीर्णन पे ये कुछ प्रभावित करता है। जैसे प्रकीर्णन में आप जानते हो कि जब सूर्य, मान लो इस स्थिति में सूरज यहाँ पर है, अब सूर्य यहाँ पे जाएगा तिरछा, तो इसमें आप जानते हो इसका जो प्रकीर्णन है वो इतना नहीं फैलता है, ठीक, इतना नहीं फैलता है। तो इसकी वजह से आप जानते हो यहाँ का जो वातावरण है वो इम्पैक्ट होता है। तो प्रकीर्णन की वजह से भी इसको हम शामिल कर लेते हैं प्रकीर्णन को, क्योंकि प्रकीर्णन जो है वो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से प्रकाश को फैलाता है। क्योंकि यहाँ अणु पाए जाते हैं ना, यहाँ अणु पाए जाते हैं, तो यहीं पर आपको अणु मिलेंगे, काहे के, जल के अणु मिलेंगे, कुछ वैसे भी अणु मिल जाएंगे। वैसे अणु तो नीचे जम जाते हैं, लेकिन वैसे अणु मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो अणु किसके मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। उत्सर्जन निरंतर होता रहता है, ऊपर जाता है, तो उत्सर्जन के आप जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जन के अणु मिल जाएंगे। इसके बाद मिट्टी के अणु तो नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो जम जाते हैं सर्दियों में। इसके बाद आप जानते हो कि यहाँ पर देखा जाए तो जल के अणु मिल जाएंगे, बाष्प के अणु मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब प्रकाश आता है तिरछा तो वो इतना नहीं फैलता, ठीक, इतना नहीं फैलता है, कम ही फैलता है, राइट। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि यहाँ पर जो प्रकाश का जो वेग रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, समझ रहे हो, प्रकाश का जो वेग है कम हो जाता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो ये सब आपको निर्धारित करने वाले कारक थे कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे।
तो इसी के लेक्चर में हम अंडमान और भारतीय अंडमान निकोबार कुछ भारतीय जो द्वीप समूह हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारतीय द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो देखो भारतीय द्वीप समूह में आप जानते हो जैसे ये भारत है, राइट। तो भारत के इधर से आप जानते हो ये जो रेखा जाती है ये है आपकी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के बाद आप जानते हो ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, आप ऐसे जाओगे तो ये 6 डिग्री है यहाँ पे इस आती है। तो आपको पता होना चाहिए नीचे आपको मिलेगा सबसे नीचे यहाँ पर इस वाली डिग्री पर जो पिगलेनियन बोला जाता है, ठीक, तो क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक, पिगमेलियन जिसे पॉइंट बोलते हैं। तो पिगमेलियन जो पॉइंट है यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो पिगमेलियन जो पॉइंट है एक्चुअली में जिसे इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, राइट। तो पिगमेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। चलो तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पिगमेलियन जो पॉइंट है एक्चुअली में ये जो अवस्थित है, ये जो अवस्थित है ये कहाँ आपको मिल जाएगा? तो ये मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार में, ठीक। ये कहाँ मिलेगा आपको? ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार है वो आपको सबसे नीचे मिलता है, ठीक है। सबसे नीचे जो है वो ग्रेट निकोबार है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर जाने पर आपको मिलेगा छोटा निकोबार। क्या मिलेगा? छोटा निकोबार। तो यहाँ पर है आपका ये छोटा निकोबार, ठीक है। ये क्या है आपका? छोटा निकोबार। इसके ऊपर अगर आप और जाते हो, यहाँ पे छोटा निकोबार है, इसके बाद ऊपर आप जाओगे तो ये है आपका कार निकोबार, कार निकोबार। तो ये जो तीन है, राइट, ये जो तीन है एक्चुअली में देखा जाए तो कार निकोबार है, छोटा निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ये जो तीनों हैं ये आप देखना जो 10 डिग्री चैनल है, राइट, जो 10 डिग्री चैनल है उससे ये अलग होते हैं। ये 10 डिग्री चैनल गया, ठीक, ये 10 डिग्री चैनल गया। तो 10 डिग्री जो चैनल है एक्चुअली में ये किसे अलग कर रहा है? ये आपके जो ऊपर के अंडमान है उसको निकोबार से अलग करता है, राइट। तो 10 डिग्री चैनल ये वाला है। तो फिर नहीं, 10 डिग्री चैनल है, ये चैनल जो है एक्चुअली में देखा जाए तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, राइट। तो इससे पहले यहाँ भी हम फिर थोड़ा समझ लेंगे। इधर के जो द्वीप हैं जो अरब सॉरी बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं इसमें ग्रेट निकोबार, ये है आपका छोटा निकोबार, ये है कार निकोबार। इसके ऊपर आओ, इसके ऊपर आओ तो ऊपर आने पर आपको मिलेगा यहाँ पर लघु अंडमान, लघु अंडमान मिलेगा। लघु अंडमान के ऊपर अगर आप और आते हो इधर यहाँ पे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, राइट। लिख लो केवल कहाँ क्या कैसा है अवस्थिति इनकी हम आपको समझा दे रहे हैं। ये है आपका उत्तरी अंडमान। तो ये आपके क्या हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये 7 आपको याद होने चाहिए, ठीक, इनका क्रम याद होना चाहिए। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, राइट। और कौन सी डिग्री चैनल रेखा है? तो 10 डिग्री चैनल रेखा है। इसके बाद आप जानते हो अगर अंडमान की राजधानी पूछी जाए, अंडमान की अगर राजधानी पूछी जाए तो ये किसमें अवस्थित है? तो ये है आपका दक्षिणी अंडमान में। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। इस ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मध्य अंडमान, मध्य अंडमान और लघु अंडमान में आपको एक जनजाति मिलेगी जारवा। वैसे और भी जनजातियां हैं, जारवा काफ़ी फेमस है यहाँ की, तो जारवा जनजाति आपको यहाँ मिल जाएगी, राइट।
ये आपको पता होना चाहिए। चलो, तो इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि जो बैरन द्वीप है, जो बैरन द्वीप है भारत में अगर देखा जाए, बैरन द्वीप या हम कह सकते हैं बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। भारत में अगर आप देखे जाए तो बैरन है, नारकोंडम है, एक आपका हरियाणा में भी मिल जाता है, तो वहाँ पर भी है। तो ऐसे 3 भारत में मिल जाते हैं जो देखे जाएं तो ज्वालामुखी हैं। लेकिन इसमें बैरन जो एक ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, और तो शांत हैं, वो सशक्त शांत हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो बैरन द्वीप है जो आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको मध्य अंडमान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, राइट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बैरन द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप आपको मध्य जो अंडमान है, ठीक है, मध्य जो अंडमान है वहीं पर मिलेगा। चलो, नारकोंडम द्वीप अगर देखोगे तो उत्तरी अंडमान जो है, ये वाला उत्तरी अंडमान, तो इसके पूर्व में आपको मिलेगा यहाँ पे। तो देखो उत्तरी के पूर्व में, देखो मध्य के पूर्व में, तो ये है नारकोंडम। तो नारकोंडम जो है वो ऊपर है, जबकि बैरन द्वीप जो है वो नीचे है, ठीक। नारकोंडम द्वीप ऊपर है, बैरन द्वीप नीचे है, लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये वाला जो है ये शांत ज्वालामुखी है। कैसा है? शांत ज्वालामुखी। और आपको हरियाणा में भी मिल जाता है, देखा होगा आपने, हरियाणा में आता है। तो इस विषय में आप समझ लेना एक बार, हरियाणा में भी है, बस इतना पता होना चाहिए, वो भी शांति है, ठीक है। चलो, इसके बाद आप जानते हो इधर वाला क्षेत्र जो ग्रेट निकोबार, ये वाला जो है 15 पॉइंट है, ये इंडोनेशिया जो यहाँ पे पड़ता है इस प्रकार से, ठीक। तो इंडोनेशिया के ऊपर जो यहाँ पर जो क्षेत्र है उसका नाम है आरचे, आचे है, आचे है, ठीक है। आचे एक शहर का नाम है वहाँ का, तो आचे है। तो आचे से अगर आप देखोगे इसकी जो दूरी है, ठीक, आचे से इसकी जो दूरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 150 किलोमीटर, राइट, 150 किलोमीटर। चलो, और यहीं पर अवस्थित है इसका जैशबुजट, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है नीचे, सुमात्रा, दाबा, ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इंडोनेशिया से इसकी जो अवस्थिति है वो पास पड़ती है इन वाले क्षेत्रों में, जैसे इधर म्यांमार है, यहाँ से इधर है, तो ऊपर ऐसे म्यांमार आ जाता है, नीचे इंडोनेशिया लगा लगा है, इधर आपके और भी आ, बहुत सारे देश मिल जाते हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो भी हैं, तो उनके ये पास में पड़ जाता है, भारत से काफ़ी दूर हैं ये, भारत से दूर हैं, 700 किलोमीटर प्लस से शायद में है, एक बार देख लेना, 700 किलोमीटर लगभग में पड़ते हैं, 700 प्लस में इधर है। जबकि आप देखोगे तो ऊपर एक आपको और द्वीप मिल जाएगा, इधर वाले क्षेत्र में हम ले लेते हैं, इधर वाले में कोको द्वीप। एक कोको द्वीप जो है आपको यहाँ मिलेगा, बांग्लादेश से जस्ट लगा लगा है, म्यांमार है, तो म्यांमार में आपको एक कोको द्वीप मिलेगा, म्यांमार वाले क्षेत्र में। उस पर जो कब्जा है ना, उस पे जो कब्जा है ऊपर वाला कोको द्वीप में, तो कोको स्टेट भी उसे बोलते हैं। तो कोको द्वीप में जो कब्जा है वो म्यांमार का है, ठीक है, क्योंकि म्यांमार वाले क्षेत्र में ही वो आता आता है। तो म्यांमार के जो इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसा क्षेत्र मिलेगा, ये है आपका कोको द्वीप, ठीक। कोको द्वीप है, यहीं पे एक स्ट्रेट भी पाई जाती है, कोको स्ट्रेट, जो जल संधि है वो मिलती है, वो भारत और म्यांमार को अलग करती है, भारत प्लस म्यांमार को, भारत और म्यांमार को क्या करती है, अलग करती है, राइट, अलग करती है, ये आपको समझ में आना। चलिए, तो इतना बेसिक चीज़ें इसमें इधर साइड आपको पता होना चाहिए। और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल से आता ही नहीं है इतने। और टोटल जो इधर टापू मिलेंगे वो 572 हैं। कितने हैं? 572 हैं। तभी तो नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट यही है, इन विषय में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद अगर आप इधर देखोगे इस साइड में, तो ये जैसे आपको मैंने बताया 6 है, तो ऊपर आओगे 7 है, इधर आओगे 8 है, तो 8 डिग्री एक ये गई चैनल रेखा, 8 डिग्री एक ये गई। उसके बाद ऊपर आओगे तो ये 10 डिग्री मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया, वैसे नीचे ही रहती है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर आओगे ये आता है आपका
यह है आपकी 10 डिग्री। तो 9 डिग्री, सॉरी 9 डिग्री है ये, ठीक, ये 9 डिग्री है, और ये है आपकी 8 डिग्री है, ये 7 डिग्री, ये 6 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, जीरो से चलते हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री, ये भी जो चैनल हैं, ठीक है, ये भी जो चैनल हैं एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो ये भी कहीं ना कहीं भारत के जो इधर क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, मिनकॉय द्वीप है, ओके, इनको भी अलग करते हैं, ठीक है। तो इधर वाले अगर आप समझोगे इस साइड में अरब सागर में जो द्वीप पाए जाते हैं, अरब द्वीप, या हम अरब सागर के द्वीप, वैसे अरब सागर में अगर नीचे आओगे तो इधर वाला हिंद महासागर है, तो इधर बहुत सारे द्वीप मिल जाएंगे आपको, सोनोमल द्वीप है, और भी द्वीप मिल जाएंगे। तो उन द्वीपों को नहीं पढ़ना है, जो भारत से लगे लगे हैं उनको थोड़ा समझ लो कि ठीक, वो पॉलिटिकल में जब पढ़ाते हैं मैपिंग में, तो मैप में उसको कंसीडर कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे मेंशन इनको नहीं करना है, अरब द्वीप को ही मेंशन करना है। तो अरब द्वीप में आप जानते हो जैसे लक्षद्वीप है, ठीक, तो लक्षद्वीप जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा इधर अरब सागर का इधर का द्वीप पड़ जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये जो लक्षद्वीप है आप देखोगे तो ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती, राइट, क्या है, कवरत्ती। तो लक्षद्वीप जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, और 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ज़्यादा में नहीं फैला, 32 में है, लेकिन इन सभी से बड़ा है। इधर भी अगर आप देखोगे तो 36 छोटे छोटे द्वीप पाए जाएंगे, 36 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें से लक्षद्वीप एक सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्षद्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और ये जो द्वीप हैं, ये जो इधर के जो द्वीप बने हैं, लक्षद्वीप वाले जितने द्वीप हैं इधर के, ये टोटल जो हैं ये बने जो हैं प्रवाल भित्तियों से बने हैं, ठीक है। ये टोटल किससे बने हैं? ये लक्षद्वीप जो है, ये जो लक्षद्वीप है ये एक्चुअली में देखा जाए तो प्रवाल भित्ति जो मूंगे की चट्टानें होती हैं, मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कैसे क्या बनती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये जो है एक्चुअली में देखा जाए सबसे ज़्यादा भारत में अगर पूछा जाए तो किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती, तो लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र है, अंडमान में भी उधर भी मिल जाएंगी, लेकिन लक्षद्वीप पे जो है पूरा का पूरा आप देखोगे तो प्रवाल भित्तियों से ही बना है, ठीक है, प्रवाल भित्तियों से बना है। जबकि इधर वाला ये जो बना है ये हिमालयन पर्वत का द्वीप समूह है। ये जो बने हैं टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको अंडमान निकोबार, ये हिमालय हिस्सा है, ये हिमालय के हिस्सा है, ठीक है, हिमालय के ये हिस्सा माने जाते हैं, ये दिमाग में आपके याद होने चाहिए। जबकि ये जो है लक्षद्वीप हैं, ये हिमालय के हिस्सा नहीं है, ये किसके हैं? ये प्रवाल भित्तियों से बने हैं, टोटल प्रवाल भित्तियों से ही ये बने माने जाते हैं। यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं तो एक्चुअली में वो केवल 2 द्वीपों में रहती हैं, ठीक है, 2 द्वीप हैं ऐसे जहाँ पे वैसे तो बहुत है जितने मतलब कि जहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, समझना एक बात, विदेशी जो लोग आते हैं वो एक्चुअली में उन्हें जो अनुमति है वो 2 द्वीप में केवल जाते हैं, जिसमें अगर नाम लिखना हो तो लिख सकते हो, जैसे अगाती बंगना, ठीक है, अगाती एक का नाम है, का नाम है बंगना। ये द्वीप ऐसे हैं 2 जहाँ पर विदेशी लोगों को अनुमति है, आते रहते हैं। लेकिन ये जो 36 टापू हैं या 36 द्वीप हैं इधर छोटे छोटे, इनमें से 7 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, और लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ की जो जनजातियाँ हैं ना बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इधर लोगों की यहाँ पर सुरक्षित लोगों को पहुँचाना या वहाँ पे रहना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, तो यहाँ की जनजाति खतरनाक रहती है लक्षद्वीप क्षेत्र में। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो लक्षद्वीप के नीचे आपको यहाँ मिलेगा जैसे मैंने आपको बताए हैं, जैसे ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप में यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिनकॉय, ये मिल जाएगा आपका मिनिकॉय द्वीप, ये आपका क्या है? मिनकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप और मिनकॉय, लक्षद्वीप और मिनकॉय इनको जो अलग होते हैं ना, ये उसी के हिस्से माने जाते हैं। मिनकॉय द्वीप लक्षद्वीप एक्चुअली वो द्वीप ही के हिस्से माने जाते हैं, इसी में आ जाते हैं टोटली, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनकॉय द्वीप हैं, इनको 9 डिग्री जो चैनल रेखा है,
9 डिग्री, ये एक्चुअली में देखा जाए तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये जो कितनी हैं, ये सभी ये अक्षांश रेखाएं, और अक्षांश रेखाएं ये सीधी नहीं होती हैं, ये याद रखना। अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं, ऐसे। ये मैंने सीधी बना दी है समझाने के हिसाब से, वो थोड़ा तिरछी होती हैं। चलो, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये लक्षद्वीप है, इसके बाद ये मिनकाय द्वीप है, मिनकाय के और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल आता है, 9 डिग्री चैनल, अक्षांश रेखा है वो 9 डिग्री आती है, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। जबकि 8 डिग्री जो है, वो 8 डिग्री जो है वो एक्चुअली मिलेगी मालदीव में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मालदीव। तो मालदीव एक्चुअली में क्या है, एक देश है। मालदीव जो है एक्चुअली में क्या है, एक देश है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये देश है, देश मालदीव। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए मालदीव के विषय में। लक्षद्वीप है, मिनकाय द्वीप है, ये भारत के हिस्सा हैं, राइट। जबकि मालदीव है वो एक देश है, तो इसको अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल रेखा है वो मिनकाय से मालदीव को अलग करती है। जबकि लक्षद्वीप मिनकाय को अलग 9 डिग्री से करता है। और ऊपर आओगे तो ये देखो नीचे हैं, जबकि ये भारत से नीचे हैं, और ये जो है ये आप देखोगे तो ये वाले जो हैं ये ऊपर हैं, इनसे ये ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये 10 डिग्री को पार हो रहे हैं, ये देखो 10 डिग्री पार हो रहे हैं। लेकिन आप देखोगे ये वाली स्थिति अगर आप देखते हो, ये 6 डिग्री की, तो ये अंडमान जो है, ये अंडमान वाला जो हिस्सा है, अंडमान वाला, ये इनसे ऊपर पड़ता है। ये जो मालदीप है और जितने भी मिनकाय हैं, लक्षद्वीप हैं, इन द्वीपों से जो अंडमान वाले जो द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, ये ऊपर पड़ते हैं थोड़े, राइट, ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि इनके बीच 10 डिग्री पड़ता है। जबकि कार निकोबार है, ये जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार जो द्वीप समूह है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला ग्रे पिगमिलियन वाला जो 6 डिग्री पर पड़ता है नीचे साइड में, तो ये जो है एक्चुअली में देखा जाए तो इनके समांतर या इसके नीचे है। ठीक, इसके समांतर भी है कुछ हिस्सा और कुछ नीचे भी है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। चलो, तो इसमें खास ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जो भी था मैंने आपको बता ही दिया है। चलो, तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसका नाम, एक नाम और है नारकोंडम का, पूछा जा सकता है, पीसीएस पूछ देता है। तो इमराल्ड द्वीप भी इसका नाम है, इमराल्ड द्वीप। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो नारकोंडम द्वीप है इसको इमराल्ड द्वीप भी बोलते हैं। और द्वीप तो आपको पता ही होना चाहिए क्या कैसे कहते हैं। द्वीप कहते हैं जो जल से ऊपर थोड़े उभर आए। ठीक, जल से जो ऊपर उभर आए, वो चारों तरफ से जल से घिरे हों, चारों तरफ से जल से जो घिरे होते हैं, और वहाँ पर कुछ स्थलाकृति हो, ये स्थलाकृति है और ये किससे घिरी है, चारों तरफ से जल से घिरी हुई है, तो इसे बोलते हैं द्वीप। जबकि भारत जो है इधर हिस्सा, जो द्वीप नहीं है, ये प्रायद्वीप है, यानी कि इसको 1 2 3, ये तीन ही तरफ से गिरा है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्थलीय क्षेत्र में आ जाता है। ऊपर वाला भी अगर जल के क्षेत्र में आता ना, तो ये भी आप जानते हैं द्वीप हो जाता। जैसे जैसे मेडागास्कर है, ये वाला हिस्सा है, मेडागास्कर क्या है, ये द्वीप है। क्यों? वो चारों तरफ से, यहाँ पर देखा होगा आपने, जल संधि पाई जाती है। ठीक है, मेडागास्कर जल संधि यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो इधर भी, आपको इधर भी जल संधि मिल जाएगी। तो ये देखो आपको, ये क्या है, चारों तरफ से जल से घिरा है कि नहीं, तो ये मेडागास्कर द्वीप है। जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई कोई स्थलाकृति हो उसे बोलते हैं द्वीप है। और जो 3 तरफ से घिरी हो, एक तरफ से ना घिरी हो, तो वो बोलती है प्रायद्वीप। तो भारत क्या है, प्रायद्वीप है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो आज ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है, फिजिकल ज्योग्राफी। और पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है, तो वो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल में आप जानते हो जो मैपिंग किया जाती है, कुछ पॉलिटिकल में आप जानते हो राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध आता है, तो वो इस अभी तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है और साइंस भी है, ये भी पढ़ाना है। तो इस वजह से तो पॉलिटिकल जो मैपिंग है, मैपिंग के साथ जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, वो हम थोड़ा रहने देते हैं, उसको हम बाद में कंप्लीट। ठीक है, समय अगर बचता है कंप्लीट करा देंगे। चलिए।